नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट इन 10 मिनट्स में, जहां पर हमारा उद्देश्य होता है कि हम अपने निवेशकों को एक ही वीडियो के अंदर लगभग सभी डेली शेयर मार्केट अपडेट्स और ज़रूरी स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ प्रोवाइड करें। तो हमारी इस वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें। साथ ही कॉमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें ताकि हम अपनी वीडियो को और भी बेहतर बना सकें। निफ्टी ने पूरे हफ्ते हल्का सा कमजोर रुख दिखाया, लेकिन शुक्रवार को करीब 0.59% की जोरदार तेजी ने साफ कर दिया कि मार्केट में अभी भी मजबूती मौजूद है। RSI 63 पर है और MACD भी पॉजिटिव है, जो बताता है कि खरीदारी का मोमेंटम अभी मजबूत चल रहा है। अगर निफ्टी 26,350 के ऊपर टिक जाता है तो अगला लक्ष्य 26,600 तक भी जा सकता है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि मार्केट की पूरी स्ट्रक्चर अभी भी बुलिश है, इसलिए गिरावट आने पर खरीदारी की रणनीति इस समय सबसे सही मानी जा रही है। शुक्रवार की तेजी ने ये कंफर्म भी कर दिया कि बड़े खिलाड़ी अभी भी मार्केट को ऊपर की तरफ सपोर्ट दे रहे हैं। इस हफ्ते मार्केट कई बड़े घरेलू और ग्लोबल इवेंट्स पर नजर रखेगा, जिनका सीधा असर इंडेक्स की चाल पर पड़ेगा। खासकर सोमवार से ही माहौल काफी एक्शन में रहेगा, क्योंकि कई बड़े डेटा और नीतिगत फैसले सामने आने वाले हैं। दुनिया भर की नजर अब US फेडरल रिजर्व की बैठक पर है, जहां इस बार 25 BPS की रेट कट की संभावना देखी जा रही है। ये फैसला 9 से 10 दिसंबर को होगा, और इसके बाद जेरोम पावेल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मार्केट की दिशा तय कर सकती है। US मार्केट्स ने भी अच्छे आर्थिक आंकड़ों की वजह से मजबूती दिखाई। अमेरिका में कंज्यूमर स्पेंडिंग और PCE इन्फ्लेशन दोनों अनुमान के मुताबिक रहे, जिसकी वजह से डाउ जोन्स, नैस्डैक और S&P 500 तीनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। भारतीय मार्केट भी इस ग्लोबल सेंटिमेंट से दिशा ले सकता है। इस हफ्ते IPO मार्केट में जबरदस्त हलचल रहने वाली है। कुल 5 मेन बोर्ड और 7 SME IPO आ रहे हैं, जिनसे मिलाकर कंपनियां करीब 13,807 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी में हैं। सबसे बड़ा इवेंट ICICI प्रूडेंशियल एसेट मैनेजमेंट का OFS है, जिसकी साइज 10,603 करोड़ रुपए है। इसके अलावा कोरोना रेमेडीज, वेकफिट इनोवेशंस, पार्क मेडी वर्ल्ड और नेफ्रोकेयर हेल्थ सर्विसेज भी अपने IPO ला रहे हैं। वहीं विद्या वायर्स, AQs और मीशो इस हफ्ते मार्केट में लिस्ट होने वाले हैं, जिस पर निवेशकों की नजर रहेगी। FII की बात करें तो शुक्रवार को विदेशी निवेशकों ने 439 करोड़ के शेयर बेचे, जबकि DII ने 4,189 करोड़ की जोरदार खरीदारी की। इस तरह घरेलू निवेशकों ने मार्केट को नीचे फिसलने से बचाया और सकारात्मक सपोर्ट दिया। चार्ट्स के अनुसार निफ्टी अभी 21 EMA के ऊपर टिक चुका है, जो साफ संकेत देता है कि ट्रेंड फिलहाल मजबूत है। अगर मार्केट 26,000 के ऊपर बना रहता है तो छोटे समय में 26,300 से 26,440 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। गिरावट आते ही खरीदारी करने की रणनीति फिलहाल सबसे बेहतर मानी जा रही है। रुपए ने शुक्रवार को शुरुआती बढ़त गंवा दी और 89.95 पर बंद हुआ, क्योंकि RBI ने 6 महीने बाद पहली बार ब्याज दरों में कटौती की है। हालांकि RBI का 1 लाख करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीद कार्यक्रम और USD $5 बिलियन का स्वैप सौदा रुपए को नीचे गिरने से संभाल सकता है। इस हफ्ते कुछ स्टॉक्स कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से फोकस में रहेंगे। 9 दिसंबर को डेक्कन गोल्ड माइंस का राइट्स इशू का रिकॉर्ड डेट है। शुक्रवार को मिसेस बेक्टर्स फूड स्पेशलिटीज का 5:1 स्टॉक स्प्लिट है। भारत रसायन का बोनस इशू और स्टॉक स्प्लिट दोनों एक ही दिन रिकॉर्ड होंगे। न्यूरेका और VLS फाइनेंस भी इसी दिन अपने बायबैक के लिए रिकॉर्ड डेट रखेंगे। निफ्टी ने 26 नवंबर को 26,000 का स्तर पार कर दिया और सेंसेक्स भी 86,000 के ऊपर चला गया, जिससे देखने में तो मार्केट बहुत मजबूत लग रहा है, लेकिन असलियत यह है कि ज्यादातर लोगों के पोर्टफोलियो में ऐसा उछाल दिखा ही नहीं, क्योंकि इंडेक्स ऊपर गया है लेकिन बाकी मार्केट उसकी स्पीड पकड़ नहीं पाई है। पिछले 1 साल में निफ्टी करीब 6 से 7% ऊपर गया है, लेकिन BSE स्मॉल कैप इंडेक्स 5% गिर गया है और मिड कैप इंडेक्स सिर्फ 2% चढ़ा है। यानी हेडलाइन इंडेक्सेस भले हाई दिखा रहे हों, लेकिन ब्रॉड मार्केट और आम निवेशकों की होल्डिंग्स उतनी तेज नहीं चली हैं। निफ्टी का ये उछाल कुछ गिने चुने स्टॉक्स की वजह से आया है। अक्टूबर से अब तक सिर्फ 25% कंपनियों ने निफ्टी की 80% तेजी बनाई है। खासकर रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, भारती एयरटेल, SBI, L&T और एक्सिस बैंक। ये 6 कंपनियां अकेले 60% की रैली के लिए जिम्मेदार है, इसलिए इंडेक्स हाई लग रहा है, लेकिन बाकी ज्यादातर स्टॉक्स अपने हाई से दूर हैं। ग्लोबल इंडेक्स में बदलाव भी इस तेजी की बड़ी वजह है। जैसे HDFC बैंक का वेट पहले MSCI ने कम कर दिया था, लेकिन अब पूरा वेट मिल गया है। इससे लगभग $2.5 बिलियन भारत में पैसे फंड्स आएंगे, जिसमें अकेले HDFC बैंक में ही करीब $1.8 बिलियन जाने वाले हैं। ये पैसा सेंटिमेंट से नहीं बल्कि इंडेक्स रूल से आता है और सीधा बड़े स्टॉक्स को ऊपर खींचता है।
दूसरी तरफ एफआईआई ने 2025 में करीब 2.67 लाख करोड़ की बिकवाली की है, जो अब तक की सबसे बड़ी सेलिंग है। मजबूत यूएस डॉलर, इंडिया यूएस ट्रेड डील में देरी और आईटी, प्राइवेट बैंक्स, एनबीएफसी जैसे सेक्टर्स की कमजोरी, इन सब ने एफआईआई को दूर रखा, जिससे ब्रॉडर मार्केट पर दबाव बना रहा। इस सेलिंग के चलते पैसा सिर्फ बड़े, लिक्विड और स्टेबल स्टॉक्स में गया, यानी मार्केट ऊपर दिख रहा है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप वाले हिस्से में लिक्विडिटी घटती गई और वहीं पोर्टफोलियोज को सबसे ज्यादा चोट फैली। रिटेल इन्वेस्टर्स भी धीरे धीरे मिड कैप और स्मॉल कैप से पैसे निकाल रहे हैं। अभी मिड कैप इंडेक्स 25 टाइम्स अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स 23 टाइम्स अर्निंग पर। दोनों अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से काफी महंगे हो चुके हैं, इसलिए रिटेल भी सतर्क हो गया है। आईपीओज ने भी रिटेल लिक्विडिटी काफी खींच ली है। वित्त वर्ष 2026 में रिटेल इन्वेस्टर्स ने जहां आईपीओज में 30,000 करोड़ डाले, वहीं सेकेंडरी मार्केट से 4,700 करोड़ निकाल लिए। सिर्फ नवंबर 2025 में ही 76,000 करोड़ के आईपीओ खुले, जिससे एग्जिस्टिंग मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स में पैसों की कमी दिखने लगी। गोल्ड और सिल्वर की कीमतें बढ़ने से भी काफी इन्वेस्टर्स ने इक्विटी बेचकर गोल्ड एंड सिल्वर की ओर रुख किया। इससे खासकर छोटे स्टॉक्स में और दबाव बन गया। इन सब वजहों से मार्केट ऊपर से तो मजबूत दिख रहा है, लेकिन नीचे से कमजोर है। बड़ी कंपनियों में इनफ्लोज, इंडेक्स चेंजेस और पैसिव फंड्स की वजह से चमक है, लेकिन दूसरे हिस्सों में एफआईआई सेलिंग, रिटेल आउटफ्लो और लिक्विडिटी की कमी की वजह से गिरावट है। ऐसे फेजेस में इंडेक्स और इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के बीच गैप बनना नॉर्मल है, लेकिन इस बार फर्क ज्यादा बड़ा इसलिए दिख रहा है क्योंकि पैसा बहुत लिमिटेड कंपनियों में जमा हो रहा है और बाकी मार्केट उसी स्पीड से रिकवर नहीं कर पा रहा। शुक्रवार और शनिवार 2 दिन बाजार बंद होने के बीच कई स्टॉक को लेकर बड़े अपडेट्स निकल कर आए हैं, जिनका असर सोमवार को शेयर मार्केट में इनके स्टॉक में देखने को मिल सकता है। इसलिए निवेशकों को इन स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। अशोका बिल्डकॉन सोमवार को फोकस में रह सकता है, क्योंकि कंपनी को बीएमसी से सियोन पानवेल हाईवे पर बने टी जंक्शन फ्लाईओवर प्रोजेक्ट के लिए 447.21 करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऑर्डर मिला है। ये काम उसी प्रोजेक्ट का बढ़ा हुआ हिस्सा है जो पहले से ही कंपनी को मिला हुआ था, इसलिए इसके शेयर में पॉजिटिव रिएक्शन देखने को मिल सकता है। पंजाब नेशनल बैंक ने अपनी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट को 8.35% से घटाकर 8.10% कर दिया है, जो 6 दिसंबर 2025 से लागू होगी। इसका मतलब है कि बैंक से जुड़ी लोन लागत थोड़ी कम हो सकती है, जबकि एमसीएलआर और बेस रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बायोकॉन ने घोषणा की है कि वो बायोकॉन बायोलॉजिक्स को पूरी तरह अपनी कंपनी में मिला लेगी और बची हुई हिस्सेदारी को शेयर स्वैप के जरिए खरीद लेगी, जिसकी वैल्यू लगभग $550 करोड़ आंकी गई है। कंपनी 31 मार्च 2026 तक इस इंटीग्रेशन को पूरा करना चाहती है और इसके लिए QIP से 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। सियाट ने 250 करोड़ रुपए तक के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स जारी करने का फैसला किया है और अपनी इंडोनेशियन यूनिट PT सियाट टायर्स इंडोनेशिया में नया निवेश भी करने जा रही है। कंपनी ने ये सभी निर्णय अपनी हाल ही की फाइनेंस कमेटी मीटिंग में लिए हैं। फिनो पेमेंट्स बैंक को आरबीआई से सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है कि वो स्मॉल फाइनेंस बैंक में कन्वर्ट हो सके। ये पहली बार है जब किसी पेमेंट्स बैंक को ये मंजूरी दी गई है, जिसे कंपनी के लिए ऑपरेशंस बढ़ाने और लोन सर्विसेज शुरू करने का रास्ता साफ हो जाता है। GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को झारखंड में 26.672 किलोमीटर लंबा गिरिडीह बाईपास बनाने का 290.23 करोड़ रुपए का EPC कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कंपनी को यह प्रोजेक्ट 24 महीनों के अंदर पूरा करना है, जिससे इसके ऑर्डर बुक में और मजबूती जुड़ती है। केसोराम इंडस्ट्रीज में बड़ा बदलाव हुआ है, क्योंकि फ्रंटियर वेयरहाउसिंग अब कंपनी का नया मालिक बन गया है। इस कदम से बिरला फैमिली का कंपनी से जुड़ाव पूरी तरह खत्म हो जाएगा, जबकि कंपनी के 26% शेयर ओपन ऑफर के जरिए खरीदे जा रहे हैं। MTAR टेक्नोलॉजीज को मेघा इंजीनियरिंग से 194 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं, जो सिविल न्यूक्लियर पावर सेक्टर के लिए जरूरी कंपोनेंट्स की सप्लाई से जुड़े हैं। ये ऑर्डर कंपनी की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की मजबूत मांग को दर्शाता है। पतंजलि फूड सोमवार को खबरों में रह सकता है, क्योंकि कंपनी ने रशिया सरकार के साथ वेलनेस और स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में एक बड़ा स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन किया है। भारत रूस के रिश्तों को देखते हुए ये डील भविष्य के व्यापारिक सहयोग को बढ़ा सकती है। SPML इंफ्रा को राजस्थान के झालावाड़ में जल जीवन मिशन के तहत 207.38 करोड़ रुपए का वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट मिला है। ये प्रोजेक्ट कोटा और बूंदी जिलों में पानी की सप्लाई को मजबूत करने से जुड़ा है और कंपनी को ये कॉन्ट्रैक्ट एक जॉइंट वेंचर के तहत मिला है। इंडिगो के CEO को DGCA ने कारण बताओ नोटिस भेजा है और यात्री समस्याओं पर जवाब मांगते हुए 24 घंटे का समय दिया है। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर एयरलाइन पर भारी जुर्माना भी लग सकता है, इसलिए सोमवार को स्टॉक में उतार चढ़ाव रह सकता है। कोचन शिपयार्ड को डेनमार्क की कंपनी स्विट्जर से एडवांस्ड इलेक्ट्रिक टोइंग वेसल्स बनाने का बड़ा ऑर्डर मिला है, जिसकी वैल्यू 250 से 500 करोड़ रुपए के बीच है। ये कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की ग्रीन और एडवांस शिप बिल्डिंग क्षमता को और मजबूत करेगा।
लेंसकार्ट सॉल्यूशंस का 1 महीने का शेयर लॉक इन पीरियड 8 दिसंबर को खत्म हो गया है, जिससे करीब 40.7 मिलियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए फ्री हो जाएंगे। इतनी बड़ी मात्रा में शेयर खुलने से सोमवार को स्टॉक में वॉल्यूम बढ़ सकता है। पाइन लैब्स भी सोमवार को खबरों में रहेगा क्योंकि इसका 1 महीने का लॉक इन पीरियड भी समाप्त हो चुका है। 19.8 मिलियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध होंगे, जिनकी वैल्यू शुक्रवार की क्लोजिंग के मुताबिक लगभग 489 करोड़ रुपए है। ओएनजीसी के बोर्ड ने अरुण कुमार सिंह की दोबारा चेयरमैन और सीईओ के तौर पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिससे कंपनी की लीडरशिप में स्थिरता बनी रहेगी और ऑपरेशनल दिशा भी लगातार जारी रहेगी। जुबिलेंट फूडवर्क्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से FY 21 के लिए संशोधित टैक्स आदेश मिला है, जिससे कंपनी पर टैक्स डिमांड 216.19 करोड़ से घटकर 190.21 करोड़ रुपए रह गई है। ये राहत शेयर सेंटिमेंट पर थोड़ा सकारात्मक असर डाल सकती है। NBCC ने ग्रेटर नोएडा के एस्पायर लेजर वैली प्रोजेक्ट में 175 यूनिट्स बेची हैं, जिससे कंपनी को 485.41 करोड़ रुपए की बुकिंग हुई है और इसके बदले कंपनी को 1% मार्केटिंग फी भी मिली है। IOL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स को यूरोप की मेडिकल अथॉरिटी EDQM से मिनॉक्सिडी API के लिए सर्टिफिकेट ऑफ सूटेबिलिटी मिला है। ये मंजूरी कंपनी को ग्लोबल मार्केट में अपनी दवाओं की सप्लाई बढ़ाने का मौका देती है। HFCL ने अपनी विदेशी सब्सिडियरी के जरिए $72.96 मिलियन यानी 656.10 करोड़ रुपए के ऑप्टिकल फाइबर केबल एक्सपोर्ट ऑर्डर जीते हैं, जो कंपनी की इंटरनेशनल डिमांड में बढ़ोतरी को दिखाते हैं। न्यूजेन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पर दबाव रह सकता है क्योंकि कंपनी के कुवैत क्लाइंट ने 1736.052 KW वैल्यू का BPM प्रोजेक्ट वापस ले लिया है। इससे कंपनी की रेवेन्यू गाइडेंस पर हल्का असर पड़ सकता है। सुज़लॉन एनर्जी सोमवार को चर्चा में रह सकता है क्योंकि कंपनी पर गुजरात टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से लगाए गए एक पुराने जुर्माने के मामले में नया अपडेट आया है। सुज़लॉन ग्लोबल सर्विसेज के विलय के बाद ये मामला अब कंपनी पर ही लागू होता है, इसलिए निवेशक स्टॉक पर नजर रखेंगे। अब बात करते हैं IPOs की। अगले हफ्ते कुल 12 नए IPO खुल रहे हैं, जिनमें 5 मेन बोर्ड और 7 SME सेगमेंट के हैं, जिससे निवेशकों के पास इस बार कई नए ऑप्शन उपलब्ध होंगे। केवी टॉयज इंडिया IPO 8 दिसंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 227 से 229 रुपए रखा गया है और एक लॉट में 600 शेयर हैं, जिससे एंट्री अमाउंट मिड रेंज में बनता है। प्रोडक्ट सॉल्यूशंस IPO 8 से 10 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसके शेयर का प्राइस बैंड 131 से 138 है और लॉट साइज 1000 शेयर रखा गया है, जो बजट में ज्यादा क्वांटिटी देता है। बैकफिट इनोवेशंस IPO भी 8 से 10 दिसंबर तक सब्सक्रिप्शन के लिए उपलब्ध रहेगा। इसके शेयर 195 से 195 की प्राइस बैंड में है और लॉट साइज 76 शेयर का है, जिससे कम राशि में भी निवेश संभव है। कोरोना रेमेडीज का IPO 8 दिसंबर को खुलेगा और 10 दिसंबर को ही बंद हो जाएगा। इसका प्राइस बैंड 180 से 162 के बीच है और लॉट साइज सिर्फ 14 शेयर है, जो कम पूंजी वाले निवेशकों के लिए आसान एंट्री देता है। रिद्धि डिस्प्ले इक्विपमेंट IPO 8 से 10 दिसंबर तक चलेगा। इसका प्राइस बैंड 95 से 1000 के बीच रखा गया है और लॉट साइज 1200 शेयर है, इसलिए इसमें निवेश की कुल राशि अपेक्षाकृत अधिक हो सकती है। यूनिसेम एग्री 10 दिसंबर को खुलेगा और 12 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 63 से 65 है और लॉट साइज 2000 शेयर रखा गया है, जिससे छोटी कीमत पर बड़ा लॉट मिलता है। नेफ्रोकेयर का IPO 10 से 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका प्राइस बैंड 438 से 460 रखा गया है और एक लॉट में 32 शेयर हैं, जिससे ये प्रीमियम हेल्थ सेक्टर वाला IPO बन जाता है। पार्क मैडी वर्ल्ड IPO 10 दिसंबर को खुलेगा और 12 दिसंबर को बंद होगा। इस इशू का प्राइस बैंड 154 से 162 है और लॉट साइज 92 शेयर रखा गया है, जो मिड सेगमेंट के निवेशकों के लिए ठीक विकल्प है। SHWS ऑनलाइन का IPO भी 10 से 12 दिसंबर तक खुला रहेगा। इसका फिक्स्ड प्राइस 12 रुपए है और लॉट साइज 10,000 शेयर का है, यानी बहुत कम कीमत पर बड़ा लॉट मिलता है। ये IPO 11 दिसंबर को खुलेगा और 15 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 112 से 118 के बीच रखा गया है और एक लॉट में 1200 शेयर हैं, जो एग्री सेक्टर में बड़ा निवेश विकल्प देता है। अश्विनी कंटेनर मूवर्स IPO 12 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 135 से 142 रखा गया है और लॉट साइज 1000 शेयर है, जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर के मिड हाई कैप एंट्री देता है। ICICI प्रूडेंशियल AMC का बहुचर्चित IPO 12 दिसंबर को खुलेगा और 16 दिसंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड अभी घोषित नहीं हुआ है, लेकिन ये मेन बोर्ड का प्रीमियम इशू माना जा रहा है
और निवेशकों की प्रमुख नजर इसी पर है। अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो अभी अपने 1 साल के लोअर लेवल या 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म में ये नेगेटिव सिग्नल माना जाता है, लेकिन लंबे समय के निवेशकों के लिए इसे अक्सर एक अच्छी एंट्री का मौका माना जाता है, क्योंकि इसी लेवल से कई बार बड़े मोमेंटम शुरू होते हैं। एबीबी इंडिया लगभग 5200 के आसपास दिख रहा है और पिछले 1 साल के लोएस्ट लेवल पर घूम रहा है। शॉर्ट टर्म में वैल्यूएशन की वजह से गिरावट आई है, लेकिन कंपनी कभी भी लॉस में नहीं गई और साल दर साल इसका प्रॉफिट लंबे समय में ऊपर ही बढ़ा है। इसलिए करेक्शन के बावजूद बिजनेस फंडामेंटली मजबूत है। वरुण बेवरेजेस लिमिटेड पिछले 1 साल से 400 से 500 की रेंज में अटका हुआ है, इसलिए कई लोग इसे अंडर परफॉर्मर मानते हैं। लेकिन कंपनी लगातार कई सालों से प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही है और 2015 से लेकर आज तक इसका प्रॉफिट हर साल पिछले साल से ज्यादा ही रहा है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज इंडिया हाल ही में 17,000 से गिरकर 14,000 के नीचे आ गया है और वैल्यूएशन का प्रेशर साफ दिख रहा है। लेकिन इस कंपनी का लॉन्ग टर्म पैटर्न अभी भी बहुत बुलिश है, क्योंकि इसका प्रॉफिट 375 करोड़ से सीधा 1200 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। चुनौती यह है कि कंपनी को आगे भी इतना बड़ा नंबर बनाए रखना होगा, वरना अगले साल प्राइस में और करेक्शन आ सकता है। एमआरजी प्रीमियम लगभग 900 के आसपास है और 1 साल के लो के पास ट्रेड कर रहा है। शॉर्ट टर्म में सपोर्ट ना टूटे तो ठीक है, लेकिन अगर सपोर्ट टूट गया तो और गिरावट संभव है। फिर भी कंपनी 2020 से लेकर 2025 तक प्रॉफिट ग्रोथ में है और 2 खराब सालों के बाद बिजनेस वापस मजबूती दिखा रहा है। ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लगभग 950 के आसपास है और पिछले साल 1500 के लेवल से एक बड़ी डिस्काउंट रेंज में ट्रेड कर रहा है। कई साल कंपनी लॉस में थी, लेकिन लॉस हर साल कम हो रहा था और अब कंपनी प्रॉफिट में आकर मजबूत ग्रोथ दिखा रही है। जिस तरह लॉन्ग टर्म पैटर्न में करेक्शन दिख रहा है, वो कई इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छी एंट्री बन सकता है। एमएसडी डेवलपर्स लगभग 2600 के आसपास है और पिछले 1 साल में 3500 से 4000 से एक बड़ी गिरावट दिखा चुका है। 2020 के बाद से कंपनी का प्रॉफिट बिना किसी ब्रेक के लगातार ऊपर गया है। इसी वजह से इसका स्टॉक 80 रुपए से कई हजार तक पहुंच गया। वैल्यूएशन हाई है, लेकिन बिजनेस अभी भी काफी मजबूत माना जाता है।